नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम मुंबई में हैं। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। देश भर में एक शहर जिसमें सबसे ज्यादा 6 सीटें, वैसे दिल्ली में 7 है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। जिस मुंबई शहर से आर्थिक नीतियां इस देश की तय भी होती हैं, धमनियां यहां पर दौड़ती हैं, वहीं पर नॉर्थ मुंबई से केंद्रीय मंत्री और उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। कैंपेन ट्रेल भी है उनका, लोगों से मिल रहे हैं। शहर में, सपनों के शहर में एक सपना आपका भी अब जाकर, लगभग 40 साल से आप बीजेपी के साथ हैं पीयूष जी, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, तो ये जो अनुभव है ये कैसा है? मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मौका दिया, क्योंकि सही बात है 40 वर्षों से दूसरे का इलेक्शन कैंपेन संभाला है। और यहाँ तक कि 1989 में माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी जब पहली बार चुनाव लड़े और लगभग मेरी उम्र के ही थे, आज जो मेरी उम्र है, तब मैंने उनका कैंपेन दिल्ली रहकर, उनके घर पे रहकर संभाला था। और अपने आप चुनावी रण में उतरना, जनता के दरबार में जाना, जनता की अदालत में उनका आशीर्वाद मांगना, ये वर्षों से तमन्ना थी। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी, गृह मंत्री, हमारे अध्यक्ष, सबने ये मुझे इस लायक समझा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और इतना आनंद आया, जो मैं लगभग 1.5-2 महीने से चुनाव के प्रचार में, लोगों से मिलने जुलने में और पूरे रणनीति को इस बार बनाने के बदले महसूस करने में लगा। मतलब लड़ाना, किसी को लड़वाना और लड़ना, ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत फर्क है। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को? क्या कहें? दूसरे को जब आप लड़ाते हो तो कैंडिडेट की साइकोलॉजी शायद पूरी तरीके से समझ नहीं आती है। एक कैंडिडेट के नाते अलग प्रकार की सोच होती है। कैंपेन मैनेजर्स आर यूजुअली मच टफर। हम बड़ा कट एंड ड्राई बताते हैं, ये करना है, कैंडिडेट ऐसा करेगा, वो करेगा, अब तुम ऐसे कर, ये बोलना है, अब मुझे सबको सुनना है, सबके आदेश का पालन करना है और मुस्कुराते हुए करना है। सबसे बड़ा चैलेंज वो है। ये चैलेंज नहीं है, मुस्कुराना मेरे लिए दिक्कत नहीं है, परंतु बात पे बात नहीं कर सकते। जो आदेश पार्टी देती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी दिल को रखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। नहीं, वो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किसी चीज में नहीं है, पर एक नया अनुभव है कि जो आपको बताया जाए आपको फॉलो करना है। आप कई बार सहमत नहीं भी हो, आपको लगता है कि नहीं शायद इस तरीके से करें तो बेटर होगा, लेकिन साधारणतः आप सुझाव दे सकते हो। फाइनल डिसीजन हमारी पार्टी में कैंपेन मैनेजर लेते हैं। नॉर्थ मुंबई की सीट, राम नाईक यहाँ के बहुत बड़े नेता, जो कि लगातार कई बार वो सांसद चुने जाते रहे। गोविंदा ने आकर उनको कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हराया, उसके बाद संजय निरुपम भी यहाँ पे हराया। अब वो दोनों भी एनडीए में आ गए हैं और शेट्टी साहब उसके बाद बीजेपी में यहाँ से जीतते रहे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, सीट की हिस्ट्री और पीयूष गोयल जी का यहाँ से उतरना? क्या शेट्टी साहब का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, जो बीजेपी के सांसद हैं? हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सबको अलग अलग समय, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं। गोपाल जी और मेरा तो 40 साल का रिश्ता है, हमने साथ में काम किया है। रामबाबू को तो मैं शायद पैदाइश से जानता हूँ। 77 में हमारे जब हम जनता पार्टी में विलीन हो गए थे, तो जनता पार्टी के मुंबई के पहले अध्यक्ष थे। लगातार घर पे उनको मैं बचपन से देख रहा हूँ। तो रामबाबू हो, गोपाल भाई हो, ये हमारा सब एक परिवार है। और मैंने तो चूज नहीं किया, पार्टी तय करती है। और पहले दिन जब नाम मेरा घोषित हुआ, मेरी पहली फोन कॉल गोपाल भाई को ही गई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप हम साथ में लड़ेंगे, आप अच्छे तरीके से जीतेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज देश भर में लोकप्रियता है, वैसे ही उत्तर मुंबई में लोग उनको पसंद भी करते हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं। और लोगों के मन की धारणा है कि
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ेगा। और ये हमारी बड़ी अच्छी सार्थक चर्चा हुई। अगला फोन राम नाईक जी को किया जी। और फिर तो अच्छा, बाकी राम नाईक जी से भी बात की? हाँ, तुरंत। हमारे दोनों नेता हैं, दोनों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी तरीके से किया, तो बड़ी अच्छी मेरी बातचीत हुई। और दोनों, अभी भी मैं जिस मीटिंग से आ रहा हूँ उसमें रामबाबू, गोपाल भाई, हमारे आमदार, मेरे यहाँ 7 आमदार हैं। 7 में से 6 आमदार ऐसे हैं जिनके साथ बचपन का रिश्ता है, जिनके साथ मैंने कई चुनाव लड़े हैं। पार्टी के अंदर अलग अलग दायित्व हमने साथ में संभाले। तो एक आमदार है जो दूसरी पार्टी में थे, बाद में आए, तो उनका मेरा 4-5 साल का संबंध है। तो इससे बाकी तो 30 साल 40 साल ऐसे ही रिश्ते हैं सब। और आप, ये क्षेत्र बड़ा विचित्र है। ये क्षेत्र आज से 30-35 साल पहले यहाँ कोई नहीं रहता था, थोड़े तबेले थे। और हमारे अभी भी एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता है जिनका काम तबेले का है, मिठाई लाल सिंह। और यहाँ पे स्टोन की क्वारीज होती थी, इस प्रकार का था। संजय गांधी नेशनल पार्क तो एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट ही जाना जाता था। ये 30-35 वर्षों में मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, यहाँ से जो लोग इस क्षेत्र में आके उन्होंने घर बसाया, अलग अलग प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को बढ़ाया, उसके कारण यहाँ पे कई मित्र ऐसे हैं जिनका जब मैं मिलता हूँ तो कोई बोलता है मैं तुम्हारे स्कूल में था, डॉन बॉस्को में, जहाँ मैंने स्कूलिंग करी, या मैं साइंस से आता हूँ जहाँ मेरी पैदाइश थी। कोई दक्षिण मुंबई वाला मिलता है कि मैंने आपके साथ तो ये देखिए, आपसे इंटरैक्ट करने के लिए महिलाएं आ रही हैं। आप लोगों के लिए कैसा मौका है ये, इनको देखना? कहाँ से हो आप लोग? मेट्रो की बोरीवली से। क्या रहे हो? LIC कॉलोनी में मुझे पता चला आपका डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट रोका है। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, हम पिपासा अच्छा, तो ठीक है, आप इनसे इंटरैक्ट कीजिए और मेट्रो पे सवार हुई, फिर आगे रथ पे आपसे फिर से मुलाकात होगी और रथ पर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। पीयूष जी आइए। ये जो महिलाओं में प्रधानमंत्री जी के लिए आकर्षण है, ये अपने आप में विशेष है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मतलब मेरी एक वार्ड की प्रचार सभा ऐसी है कि लगता है जैसे पूरे उत्तर मुंबई की सभा है। इतने भारी संख्या में लोग बाहर आते हैं और महिलाएं तो एकदम एक तरफा, युवा और महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ऐसा अटूट विश्वास है। लेकिन आप निकल गए। अच्छा, तो देखो आज यहाँ पे बढ़िया है। आप मंदिर में है ना, योगेश्वर धाम में, उधर से ही है। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुबह से अब शाम का पहर है, कांदीवली के इलाके में हम हैं और पीयूष गोयल जी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और जैसे पहले भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, कई लोग कहते हैं कि उम्मीदवारों को उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या पीएम की लोकप्रियता आपके लिए कितना बड़ा एसेट है? देखिए, प्रधानमंत्री हमें हर बार ये समझाते हैं, चुनाव एक ऐसा मौका है जब आप लोगों के बीच जाओ, उनसे संवाद करो, संपर्क करो। और इसमें हार जीत से ज्यादा एक समय है जब हम अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं और आगे के लिए 5 वर्ष हम क्या रोड मैप लेके जा रहे हैं वो बताते हैं। तो हम इसको हार जीत के हिसाब से नहीं, परंतु एक जिम्मेदारी के हिसाब से कैंपेन। पर ये कैसा है, मुश्किल है, नहीं है? मुंबई की गर्मी, लोग मानते हैं कि यहाँ की ह्यूमिडिटी, केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम अलग रहता है, यहाँ पर लोगों के बीच में आपके लिए कैसा अनुभव? मेरे लिए तो बहुत ही लाजवाब अनुभव। ये जो आप शाम को आए हैं तो मौसम फिर भी ठीक है। हम सुबह जो 4 घंटे की यात्रा करते हैं, सब पाँव पे चलते हैं, हजारों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक, और कड़ी धूप में
आप सोचिए 4 घंटा 8, 9, 10 किलोमीटर पर परिश्रम भी बहुत है, प्यार भी, लोगों का स्नेह इतना मिलता है, आशीर्वाद इतना मिलता है कि कोई थकावट नहीं है। अब महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आते हैं सर, ये झंडा मैं देख रही हूँ बीजेपी का, मतलब महायुति की एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं आप। बीजेपी, एनसीपी, मनसे है, राज ठाकरे की, एनसीपी अजित पवार की, और उधर शिवसेना शिवसेना है, शिंदे साहब और आगे थोड़ा इधर आने रहे आरपीआई की है। पर हमेशा कहते हैं मुंबई के लोग सर, मतलब पॉलिटिक्स वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं, पर ये शाम में लोग निकल रहे हैं और इतनी व्यस्त जगह से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसा है कि मुंबई के लोग जिम्मेदार भी हैं और जिम्मेदारी से चुनाव को ले रहे हैं। लोगों के ध्यान में आया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 वर्ष का लाजवाब कार्यकाल रहा है, उसको हम समर्थन और आशीर्वाद दें। और मेरा तो मानना है पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार मुंबई में ज्यादा परसेंटेज वाइज, और हमारे वोट उसमें कई ज्यादा अधिक बढ़ेगी। कहते हैं मुंबईकर्स को समझाना और उनको कन्विंस करना ज्यादा चैलेंजिंग है। ये मोदी जी के कार्यकाल में लोगों में विश्वास बन गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों ने अनुभव किया है बढ़ती हुई आमदनी, लोगों ने अनुभव किया है देश का सम्मान पूरे विश्व में, लोगों ने अनुभव किया कि अब सुरक्षित है सब देशवासी, लोगों ने अनुभव किया कैसे कमजोर अर्थव्यवस्था आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों की ईर्ष्या का कारण बन गई। मैं समझता हूँ एक चौमुखी विकास जिसमें मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेरिटी लोगों तक पहुंचे, और लोग समझते हैं कि 10 वर्ष को इतना लंबा कार्यकाल कितने जर्जर स्थिति में देश हमें विरासत में मिला। भ्रष्टाचार के कारण रोज कांग्रेस यूपीए के सरकार के आते थे, अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर थी, विकास के दर नीचे थे, महंगाई ऊंची थी, ब्याज के दर ऊंचे थे, हमारी विदेशी मुद्रा एकदम कमजोर हो गई। आज लोगों में ये समझ आ गई है कि अगर 10 वर्ष में मोदी जी इतना कर पाए तो इस बार हम उनके हाथ और मजबूत करें, उनको और ताकत दें और ऐसा संदेश भेजें देश को भी और पूरी दुनिया को कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी का समर्थन भी करते हैं और अपेक्षा भी बड़ी है। प्रधानमंत्री जी हमें हर बार कहते हैं कि हमने लोगों को बड़े सपने, बड़े अपेक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया, छोटे लक्ष्य के लिए सीमित ना कर दे लोगों को। एक जमाना था कि कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां छोटे छोटे प्रलोभन देने वाले, कभी अनाउंसमेंट किया, 5 साल बाद थोड़ा शिलान्यास किया, 5 साल बाद थोड़ा काम शुरू किया और दशकों तक प्रोजेक्ट नहीं लगते थे। अब तो मोदी जी रोज मॉनिटर करके देखते हैं कि कैसे समय पे, कैसे रेगुलर मॉनिटरिंग करके हम ये सुनिश्चित करें कि देश के सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लोगों के जीवन स्तर भी सुधर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो लोग आते हैं ये कोई सिर्फ बिना कन्विक्शन के या कोई नहीं, अगर बिना कन्विक्शन होते तो अभी आस्ते आस्ते इधर उधर निकल जाते। उन्हें पता है, हमने उन्हें देख लिया है, पहले 2 निकले, 4 निकले, पर उनके ये बढ़ते देखिए वो लाइट की वैन और आगे लोग जुड़ते जा रहे हैं बजाय के लोग। पीयूष जी, लोग ये मानते हैं 48 सीटों पर वोटिंग है, मतलब 40 आपकी पिछली बार आई थी। क्या जनता कंफ्यूज है? आप तो महायुति दिखा रहे एक साथ है, पर क्या जनता में कंफ्यूजन है कि असली कौन नकली कौन? क्योंकि देखिए ज्यादातर जो फैमिली वाली पार्टियां होती हैं उसमें विरासत लोग बेटे को ही सौंपते हैं। एक नाथ शिंदेबाजी असली शिवसेना है, ये कैसे कन्विंस करें? ऐसा है कि जब आप शिवसेना को देखते तो लगभग रोड साइड के गाड़ी मत आने दो, रोड साइड के गाड़ी की मत आने दो। सभी एमएलए सभी शिंदे जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक छोटा सा सभी आगे चलेंगे। उद्धव ठाकरे जी के साथ रह गया,
कापड़िया पेट्रोल पंप उद्धव ठाकरे संजय जी कापड़िया अपने एक मिनट रुको। लड़के को एस्टैब्लिश करने के अलावा कोई विजन, कोई परफॉर्मेंस थैंक यू लेके वेरी नहीं मच आए। कापड़िया ब्रदर, थैंक 2.5 यू। साल उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परफॉर्मेंस क्या था? धीरज कापड़िया, तो संजय घर से कापड़िया, बाहर नहीं निकले। आपका 2.5 बहुत साल बहुत धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर के कापड़िया ऑफिस पेट्रोल पंप भी के नहीं। सभी अब कर्मचारियों ऐसा को, व्यक्ति सभी कभी अभिभावकों को लोगों में बहुत बहुत विश्वास धन्यवाद। नहीं। आपको और मिलने के लिए जनता आए कहते हैं हैं कि पीयूष बहुत गोयल। इमोशनल होती है। अब जैसे वहां भी चाचा थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश को ही लोगों ने विरासत सौंपी। ये चैलेंज होगा क्या? अखिलेश को सौंपी, आपका आशीर्वाद, फिर वो बहुत अनुभव बहुत इतना धन्यवाद। खराब निकला थैंक यू कि अब थैंक यू। 2 बार उनको लोकसभा में और 2 मतदार बार भाइयों और बहनों, असेंबली में हरा चुके हैं। विशाल वैसे ही यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने छल से धोखा देकर आखिर मोदी जी के नाम पे 2019 में मोदी जीते। जी की गारंटी, फडणवीस मुख्यमंत्री बनेगा ये बता के 2019 में महाराष्ट्र असेंबली जीती। खंजर को डाल के एक प्रकार से विश्वासघात किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया। आगे चलिए। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी और फडणवीस जी के साथ, और एक ऐसी सरकार बनाई जिसका कोई नैतिक आधार नहीं। बाला साहब तो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं मिले, और ये तो जाके सीधा राहुल गांधी के गोद में बैठ गए। भाई साहब, ऐसी परिस्थिति में लोगों में आक्रोश है। उद्धव ठाकरे जी स्टेटमेंट्स बड़े बड़े करते हैं, और उनके जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनकी पार्टी में, और शायद मीडिया में आपको थोड़ा दिलचस्पी बनाते रखने के लिए चुनाव में वो काम आते हैं, लेकिन आम सामान्य लोगों में कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, उनके गुस्सा है। एक अब आते हैं एनसीपी पे। शरद पवार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो विलय कर लेंगी कांग्रेस में। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से समझौता किया अजित पवार। वो अपनी पार्टी के ऊपर ही कह रहे हैं, मतलब वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। मुंबई है तो बताना पड़ रहा है कि छुट्टी का दिन नहीं है, वोट करने के लिए जरूर आइए, ये भी समझाना पड़ रहा है। शरद पवार कांग्रेस, शरद पवार जी ने एक अपनी लड़की को स्थान दिलाने के लिए जो असली महाराष्ट्र के नेता थे अजित पवार जी, उनके साथ धोखा किया। आप देखिए, वर्षों से अजित पवार जी ने पार्टी को सींचा, पार्टी को स्थिति में लाए, भारतीय जनता लेकिन 2014 में शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तभी हम सरकार बना पाए। 2017 में पहल की भाजपा के साथ जुड़ने की। 2019 में अब तो खुलासा हो गया कि अजित पवार को शरद राव ने कहा था कि आप शपथ लो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार पीयूष गोयल। ये दिखाते हैं कि शरद पवार जी ने बार बार धोखा दिया, बार बार महाराष्ट्र के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश, और अब तो एक क्लियर हो गया जब सभी एमएलए अधिकार अजित पवार के साथ है। और आपने देखा राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस जीती 0, एक सीट इनके थी, एनसीपी 0, शिवसेना 0। तो ये दिखा, जो शिवसेना उबाटा ग्रुप है, ये दर्शाता है कि उबाटा और शरद पवार ये दोनों स्प्लिंटर ग्रुप्स बन के रहे। मोदी जी एक छोटा फैक्शन निकल जाता है, मोदी जी की गारंटी, स्मॉल फैक्शनल पार्टीज, एक पिता पुत्र, एक पिता पुत्री, और थोड़े बहुत आसपास जो लोग घूमते हैं। महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव। पर अजित पवार पे वो कहते हैं कि आप एक चाचा को ही तो ले आए ना। मोदी जी पर की उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार में जो एनडीए में शामिल हो जाता है उसको आप लोग छोड़ देते हैं। देखिए, कानून के हाथ लंबे हैं। मोदी जी की जो कानून का रास्ता है, कानून में जो पकड़ा जाए, जिसने कुछ गलत काम किया है, उसमें कानून के हिसाब से पूरी कार्रवाई। कोई हमें ज्वाइन करे नहीं ज्वाइन करे उससे फर्क नहीं। आप कितने केसेस देखेंगे किसने हमें ज्वाइन नहीं किया तो भी वो बरी हो गया, और कितने केसेस होंगे जहाँ पे कोई ना कोई सबूत नहीं मिला है या किसी ने पुष्टिकरण नहीं किया, तो कानून अपना रास्ता करेगा, कानून का काम चलेगा। किसी के भी साथ गठबंधन करने या किसी को हमारी पार्टी में सम्मिलित करने के पहले हम बहुत केयरफुली असेस करते हैं कि पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
पीयूष जी, चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, मैं राष्ट्रीय राजनीति पर भी 2-3 प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। एक भ्रष्टाचार का सवाल है और दूसरा सबसे ज्यादा विपक्ष घेर रहा है कि आखिर बीजेपी है मंगलसूत्र ये हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ गई है चुनाव के बीच घुसपैठ ये क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? विपक्ष कहता है आप लोग नर्वस हो गए फर्स्ट फेज के बाद, इसलिए ध्रुवीकरण कर रही है आपकी पार्टी। आपने जितनी देर यहाँ पे रहे आपने क्या नारे सुने? अब की बार मोदी सरकार, फिर अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। यहाँ लोगों में तो यही भावना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, हमें ध्यान आया कि आप उनकी कड़ियां जोड़े। सैम पिट्रोडा के कमेंट, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा है, राहुल गांधी के भाषण, मनमोहन सिंह जी ने जो प्रधानमंत्री के रूप में कहा, जब ये कड़ियां जोड़ते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस की राजनीति पूरी तरीके से आज भी तुष्टीकरण से प्रेरित है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि कांग्रेस आना मतलब क्या और कांग्रेस के आने से क्या नुकसान हो सकता है देश को, देशवासियों को और देश के भविष्य को। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारा लक्ष्य, हमारा विकास से प्रेरणा और विकास के काम जो 10 वर्ष किए और आगे जो करने जा रहे हैं वही हमारा कॉलिंग कार्ड है, वही लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी की गारंटी हमारा चुनाव का ध्येय है। आखिरी के 2 सवाल, सबसे बड़ा चैलेंजर ऑपोजिशन से आपको कौन लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज कोई तो होगा ना, कोई तो नेता विपक्ष का होगा, चाहे वो ममता जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो कह रहे हैं आपने जेल में सबको डालना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन है चैलेंजर? ऐसा है, चैलेंज करने के लिए पहले तो नेता ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई। आप जो ये सब नेता का नाम ले रहे हो, लगभग सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर जेल में जाके 2-3 हफ्ते के लिए बेल मिलना क्या के मेरिट्स में नहीं है, सिर्फ कैंपेन करने। एक प्रकार से केजरीवाल जितने दिन प्रचार करेंगे उतनी बार लोगों को उनके शीश महल की याद आएगी, उनके पुराने टूटे वादों की याद आएगी, जो बड़े बड़े उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध भाषण किए थे और स्वयं लिकर स्कैम के आरोपी बनकर आज जेल की सराखों में है और थोड़ा सा परोल मिला है सिर्फ चुनाव में प्रचार करने के लिए। एक प्रकार से मुझे लगता है जो कुछ अगर उनकी उम्मीद थी कोई सीट जीतने की, वो भी उन्होंने खराब। आखिरी सवाल, क्या अगर एक केंद्रीय मंत्री चुनाव में लड़ता है, जैसे पिछली बार 4 मंत्री थे, अमित शाह, स्मृति ईरानी, पुरी साहब हार गए, बाकी 3 मंत्री आपके जीत गए। इस बार 7 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, 3 या 4 राज्य मंत्री उठते हैं। क्या स्टेक्स आर हायर, यानी ज्यादा आपकी साख दाव पर, प्रेशर ज्यादा है चुनाव जीतने का? जरा भी नहीं, बहुत लॉजिकली माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में था कि जिसके 2 टर्म 3 टर्म हो गए, उन सांसदों, मंत्री हो या मंत्री ना भी हो, उन सांसदों ने अब जनता की अदालत में जाना चाहिए। चलते चलते अगर 3 बातें आखिरी में आपको बतानी हो जनता को, तो कैमरे में देख के आप बताइए कि क्यों वोट दे बीजेपी को, क्यों तीसरी बार आपको मौका दे, हैट्रिक क्यों बना ले? देश 10 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर इस बात से संतुष्ट है कि इतने कम समय में भारत ने इतनी प्रगति, इतना विकास देखा जो शायद आजादी के बाद 65 वर्षों में नहीं। ये ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को प्रोत्साहित करता है कि लोग मोदी जी को आशीर्वाद दें। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत काल में देश के सामने रोड मैप रखी है, कैसे भारत एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनेगा, वो रोड मैप और उसकी जो डिटेलिंग, जो उसमें सोच समझ के समाज के हर वर्ग, हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचे, समावेशी विकास हो, उसकी जो चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है, वो इस देश को नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है, नया उमंग देता है, नई आकांक्षाएं देता है, नए सपने देखने को प्रोत्साहित करता है। और तीसरा है कि भारत का जो आज विश्व में नाम है, विश्व में जो सम्मान है, विश्व में जो पहचान है, ये शायद आज के पहले भारत ने कभी नहीं देखी। भारत का आज पूरी दुनिया में परचम फहरा है, भारत के ऊपर आज पूरी दुनिया की
नजरें टिकी हुई है। भारत से आशा है कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बल देगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री आके हमारे देश में अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करें, उसके बगैर यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होगा। अब ये सब दर्शाता है कि विश्वसनीयता देश की मोदी जी के साथ। तो देश को चाहिए ईमानदार नेतृत्व, देश को चाहिए एक विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता, देश को चाहिए एक नेता जिसकी नीति भी साफ हो, नीयत भी साफ हो और आगे का मार्ग स्पष्ट उनके पास हो, कैसे देश को आगे बढ़ाए। मुझे लगता है देश और दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय नेता होने के कारण आज देश ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों पे जाए, देशवासियों के जो सपने हैं वो पूरे हों, देशवासियों की जो आशा अपेक्षा है उसको गति मिले और भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त भारत की राजनीति सेवा की राजनीति बने, बजाय कि देश को तोड़ने के, देश को जोड़ने की राजनीति। पीयूष गोयल जी, 4 जून के लिए आपको शुभकामनाएं। उस दिन उम्मीद करती हूँ उसके बाद फिर चर्चा आपसे होगी, लेकिन प्रचार में ऐसे ही लगे रहिए और आपके लिए अभी मेहनत है, वोटिंग में अभी टाइम है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंपेन ट्रेल में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब।